संसद में खड़े होकर जब संजय यादव ये बता रहे थे कि बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका किस तरीके की रही, बिहार के चुनाव में एनडीए को जीत कैसे मिली, महागठबंधन को हार कैसे मिली, तो उस वक्त सिर्फ संसद में मौजूद राज्यसभा के सांसद ही नहीं बल्कि बिहार में उनके पक्ष और विपक्ष के लोग भी, महागठबंधन और एनडीए के लोग भी उस भाषण को बड़े गौर से सुन रहे थे। और मैं कहूंगा कि आप भी सुनिएगा, क्योंकि संजय यादव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के चुनाव में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के लिए पूरा इलेक्शन कैंपेन तैयार किया। संजय यादव वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार चुनाव में पूरे तरीके से पसीने बहाए, और संजय यादव वो शख्स हैं जिनके साथ बिहार में एक पक्ष आरजेडी का है तो उनके खिलाफ भी है। संजय यादव वो शख्स हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव के लिए वो रणनीति बनाई जिस रणनीति ने 2020 के चुनाव में जीत दिलाई थी, जिस रणनीति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी को स्थापित किया था। वो संजय यादव संसद के अंदर खड़ा होकर ये बता रहे थे कि बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग ने जो खेल किया है वो जीत एनडीए की नहीं बल्कि जीत मशीनरी की है। अब चलिए संजय यादव के उस भाषण के ओर आपको लिए चलना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं कि संजय यादव तेजस्वी यादव के सबसे करीबी मित्रों में एक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए संजय यादव ने अपने आप को समर्पित कर दिया और अपनी मातृभूमि, अपने जन्मभूमि हरियाणा को छोड़ वो बिहार में आ गए। और आज की तारीख में संसद के अंदर राज्यसभा में संजय यादव की पहचान बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के सांसद के रूप में है। तो मुद्दा था संसद के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा का, और संजय यादव जैसे वक्ता जब खड़े होकर इस मुद्दे पर बोले तो बिहार के लोगों को इस बात की उम्मीद जरूर थी कि संजय यादव के इस भाषण से क्लियर हो जाएगा कि बिहार चुनाव में आखिरकार हुआ क्या था। तो आपको भी समझने की जरूरत है। संजय यादव ने संसद के अंदर खड़े होकर यह बताया कि किस तरीके से बिहार में सरकार का सिस्टम सरकार के पक्ष में एनडीए की सरकार बनाने के लिए मशीनरी बनकर काम करता रहा, और चुनाव आयोग मुखदर्शक बनके देखता रहा, चुनाव आयोग इसे बढ़ावा देता रहा, और चुनाव आयोग एसआईआर जैसे मुद्दों के नाम पर बिहार की जनता, बिहार के विपक्ष को उलझाए रखा। संजय यादव ने संसद के अंदर यह बताया कि बिहार में 35,000 करोड़ से ऊपर की राशि सरकार ने जनता के खाते में भेजे, और सीधे तौर पर इससे आप कहिए कि संजय यादव ने यह क्लियर मैसेज देकर बताया कि बिहार में वोट चोरी करके नहीं, वोट खरीद कर, बिहार में वोट रिश्वत के बल पर हासिल करके सरकार इस बार नीतीश कुमार की बनी है। और संजय यादव ने जब संसद में यह कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, यह जनता भी समझ रही है, तब स्पीकर सहित संसद के अंदर मौजूद जो सारे लोग थे, जो राज्यसभा में सभापति थे हरिवंश, उनका भी बिहार से बड़ा गहरा रिश्ता है, वो भी सोच में पड़ गए कि संजय यादव आज संसद के अंदर बिहार चुनाव के हर धागे को खोल रहे हैं। संजय यादव यही नहीं रुके, संजय यादव ने आंकड़ों पर बात की और आंकड़ों के जरिए बताया कि बिहार में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने किस तरीके से खेल किया है। और संजय यादव जब संसद के अंदर यह बता रहे थे कि जब इंपायर ही अपना हो और इंपायर ही बिक गया हो, तो समझ लीजिए कि वो जो रिजल्ट होगा, जो फैसला होगा, वो किसके पक्ष में जाएगा और इंपायर किस तरीके से डिसीजन तय करता है। संजय यादव ने संसद के अंदर खड़े होकर साफ लहजे में बता दिया। अब देखिए, बिहार में आरजेडी को लेकर बड़ी चर्चा थी।
बिहार में एक तौर पर आप कहें तो बदलाव की हवा बही थी और चर्चा थी कि इस बार तो तेजस्वी सरकार में आएंगे। मुद्दा वही जो बिहार के आम जनता से सीधे दिल से जुड़ा था। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। और इस मुद्दे पर बिहार में जो बैलेट पर वोट हुई, राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे को सबसे बड़ी मजबूती मिली। और यह बात संजय यादव संसद के अंदर खड़े होकर बता रहे थे कि बैलेट वोट में हम सबसे आगे थे, फिर मशीनरी का काम शुरू हो गया। संजय यादव ने संसद के अंदर खड़े होकर जब यह बताया कि रक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के डाटा जो है वो हैक हो जाते हैं, तो यह कतई नहीं समझना चाहिए कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। और तब संजय यादव ने यह पूरा काला चिट्ठा खोल दिया और जब यह कहा कि ऐसा कोई चीज नहीं जिसे हैक नहीं किया जा सकता, तो उस राज्यसभा में बैठे सभापति यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आज जो संसद के अंदर हो रहा है, जनता के बीच सीधे तौर पर कौन सा मैसेज जा रहा है। संजय यादव ने यह बताया कि जब रक्षा विभाग के डाटा को हैक किया जा सकता है, तो इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। और मशीनरी सिस्टम में तो सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मशीनरी सिस्टम। यह संजय यादव का भाषण बता रहा था कि राज्यसभा के अंदर बैठे सत्ता पक्ष के लोग बेनकाब हो रहे हैं। और तब संजय यादव ने यह बताया कि बिहार के चुनाव में इस चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद रही है। इस चुनाव आयोग की भूमिका एक तरफा रही है और ना सिर्फ इसे आप इस्तेमाल कहिएगा, बस बल्कि इसे आप ये कहिए कि एक तौर पर एक गहरी साजिश महागठबंधन के खिलाफ रची गई। संजय यादव के भाषण से यह स्पष्ट हो गया कि बिहार के चुनाव में आरजेडी सहित महागठबंधन हारी नहीं है। संजय यादव ने बताया कि हराया गया है, किस तरीके से हराया गया है, किस सिस्टम का इस्तेमाल करके हराया गया है, यह सब कुछ संसद के अंदर संजय यादव ने क्लियर कर दी है। आपको छोड़े जाते हैं कुछ छोटे क्लिप्स के साथ, जिससे समझिए किस तरीके से बिहार में चुनाव के दौरान खेल हुए हैं। आज भारत की चुनावी व्यवस्था अपनी तमाम मजबूती और गौरवशाली इतिहास के बावजूद कई ऐसी चुनौतियों से जूझ रही है जो लोकतंत्र की आत्मा को भीतर से चोट पहुंचा रही है। इसलिए यह समय है कि हम सब इन चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करें और उन सुधारों पर गंभीरता से चर्चा करें जिनकी आज देश को सख्त जरूरत है। महोदय, 1952 से लेकर अब तक कुल 13 बार एसआईआर हुआ है, लेकिन ऐसा अविश्वास, विवाद, अशांति, अस्पष्टता और अपारदर्शिता कभी नहीं देखी गई। आज स्थिति यह है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों जनता की नजरों में संदेह के घेरे में है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर यह विश्वास टूटने लगे तो संस्थानों की वैधता भी कमजोर होती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि लोकतंत्र पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अभी विगत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा। महोदय, एक अप्रत्याशित हमें वोट इंक्रीमेंट देखने को मिला है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुए। वहां बिना एसआईआर के 48 लाख वोट जोड़े गए और एब्सोल्यूट वोटिंग में 12.2% का इंक्रीमेंट हुआ। बिहार में एसआईआर हुआ, कुल 7,89,00,000 वोट थे, उसमें से 65 लाख वोटों का डिलीशन हुआ। उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया में 18 लाख और बाद में 3 लाख वोट और जोड़े गए, तो कुल 7,45,00,000 वोटर थे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वोट घटने से बूथों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन बिहार में पहले एसआईआर से पहले लगभग 78,000 बूथ थे और एसआईआर के बाद 90,000 से अधिक बूथ हुए। तो उस प्रक्रिया से यह समझ में आया कि मतदाताओं के घटाने के अलावा ये बूथों को बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया थी।
अब बिहार में वो चुनाव हुए, 65 लाख वोट कटने के बावजूद बिहार में 15.6% का एक एब्सोल्यूट वोटिंग में एक अब नॉर्मल इंक्रीमेंट देखा गया। इतना सडन स्पाइक जो बिहार, जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में 12.2, बिहार में 15.6, तो ये वोट घट रहे हैं एसआईआर में, लेकिन बूथ बढ़ रहे हैं। और जो ये मैसिव बढ़ोतरी हो रही है वोट संख्या में, वो एक प्रयोग है या सहयोग, वो पूरा मैसिव स्विंग एक पार्टी विशेष के पक्ष में जा रहा है। ये हमें सबको सोचने का विषय है। अगर चुनाव के मध्य चुनाव आयोग ये हम बिहार में, जैसा कि चुनावों से पहले 35 दिन में 41,000 करोड़ रुपए अन्य अन्य योजनाओं के मद से मतदाताओं के खाते में भेजे गए, लेकिन वहां 15.6% वोट बढ़ा। झारखंड में भी चुनाव हुए, झारखंड में मात्र 3.5% वोट बढ़े, हरियाणा में 6.2% वोट बढ़े और दिल्ली में 6.1% वोट बढ़ा। तो ये झारखंड में भी वही सेम योजना थी, लेकिन वहां 3.5% ही वोट बढ़े, लेकिन बिहार में 15.5% से अधिक वोट बढ़े। तो ये सब हमें सोचने की जरूरत है। दिल्ली में भी पानी और बिजली निःशुल्क थी, वो भी सबको पता है। अगर ये वोटिंग पैटर्न हो, मतदाताओं को वही बिहेवियर हो, तो वो सर्वव्यापी हर जगह वैसा ही रहना चाहिए। और ये तो आश्चर्यजनक था कि एक पार्टी विशेष की तो स्ट्राइक रेट 89% रहा। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिहार में एसआईआर हुआ, मात्र 35 दिन का समय दिया गया। उस 35 दिन में लगभग, मैंने कहा कि 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं को पुनरीक्षण कार्य हुआ। उस 35 दिन में, जैसा कि सब जानते हैं, बिहार का 73% जो भूभाग है वो बाढ़ प्रभावित है। सावन का भी महीना था, लोग कावड़ लाने जाते हैं, धान रोपाई का भी समय था। माननीय संजय जी, ये एसआईआर ये सब जुडिस मामला है और माननीय चेयरमैन ने शुरू से ही रिक्वेस्ट महोदय, चूंकि हम चुनाव सुधारों पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा अनुभव था तो उसी के संबंध में, वो भी एक चुनाव सुधारों की प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। महोदय, बिहार में 1,77,526 वोट पोस्टल बैलेट थे। उस 1,77,526 में हमारा गठबंधन 143 सीटों पर लीड कर रहा था। हमारा विपक्षी गठबंधन एनडीए मात्र 94 सीटों पर लीड कर रहा था। अदर्स के हिस्से में 6 सीटें थी। पोस्टल बैलेट में मतदान में हम 44.6% मत प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उसमें नहीं हुए। जो बाकी जो प्रक्रिया रही उसमें क्या विसंगतियां रही, उस पर मैं आऊं। तो महोदय, केवल हम जब चुनावी सुधारों की बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म सही तरीके से हो, पक्ष विपक्ष दोनों संतुष्ट हो, और सबसे बड़ी बात है जनता संतुष्ट हो। चुनाव सुधारों पे ये चर्चा केवल औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। आज मतदाता को लग रहा है कि उसके वोट के साथ कहीं ना कहीं हेराफेरी हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो पिछले दरवाजे से उनके मतदान के साथ कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं। रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उससे देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, ना कि कोई विशेष पार्टी। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि जनता की हर दुविधा, हर शंका, हर सवाल का निवारण करे और तुरंत करे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें सही समय पे सही उत्तर नहीं मिल पाता। किसी ने कहा है कि किसी पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव सुधार की ही नहीं, चुनाव आयोग में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अगर एम्पायर ही टीम का खिलाड़ी बन जाए तो खेल नहीं होता, साजिश होती है। चुनाव प्रक्रिया आज जनता के सवालों के कटघरे में है। हमें सोचना होगा कि आजादी के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। जब आयोग सवालों से भागता है और साफ साफ जवाब देने में आनाकानी करता है तो शक अपने आप जन्म लेता है। देश की जिस संस्था पर सबसे कम सवाल उठने चाहिए, आज उसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अति खतरनाक है, हानिकारक है। आज चुनाव आयोग किसी सरकार का और पार्टी का पर्सनल एक्सटेंशन काउंटर नहीं बनना चाहिए। ये हम नहीं, जनता, सर ये हम नहीं, जनता कह रही है। ध्यान रखें, जब चुनाव आयोग का हर फैसला वही चीजें रिकॉर्ड पे जाएंगी, सत्ता के टाइम टेबल और उनके प्लान से मेल खाए तो सवाल और शक उठना स्वाभाविक है। महोदय, हम
इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करिए सर, उसी पे कर रहे हैं। हमें सर चुनाव सुधार चाहिए, निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का सफाया नहीं चाहिए, हमें सिलेक्टिव इनकरेक्ट रिवीजन नहीं चाहिए, बल्कि हमें ट्रांसपेरेंट इंटेंसिव रिवीजन चाहिए। ऐसा लगता है कि ये SIR नहीं, SPR स्पेशल पार्टी रिवीजन हो रहा है सर। सब जुडिस मामले पर न बोले आप। SIR के SIR के जरिए गलतियां ठीक होनी चाहिए, और जो ठीक हो उसे गलत करने की मंशा को रोका जाना चाहिए। अगर सुधार सच है तो डर किस बात का। लेकिन यह सरकार वोटर को जुटाकर नहीं, बल्कि वोटर को हटाकर जीतना चाहती है। आप वोट सुधार नहीं, आप वोट मैनेज करना चाहते हैं। देश ने बिहार चुनाव में देखा कि कैसे 41,000 करोड़ रुपए मात्र मतदान की तिथि से 35 दिन पहले बांटा गया। क्या चुनाव आयोग को उसमें हस्तक्षेप करके उसको रोकना नहीं चाहिए? आपका एक राज्य के लिए अलग मापदंड होता है, दूसरे राज्य के लिए आपका अलग पैमाना होता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेफरी ही विपक्षी टीम से मिलके नियम बदलने लग जाएगा तो सर खेल नहीं रहेगा, निष्पक्ष खेल नहीं होगा। सर मैंने स्वयं चुनाव आयोग को एक 4 पेज का लेटर लिखा कि कैसे कैसे धांधली हो रही है, लेकिन कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब सर क्यों ऐसा विश्वास बढ़ रहा है, जनता क्यों सवाल उठा रही है? क्योंकि और मैं विगत कई चुनावों की, जो 6 चुनाव राज्यों के चुनाव का मैंने जिक्र किया, हम उसमें जनता इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर सवाल उठा रही है। हम सिर्फ उनकी आवाज को, उनकी भावनाओं को, उनकी शंकाओं को आपके माध्यम से यहां सदन में रख रहे हैं। दुनिया की हर मशीन ऑडिट होती है महोदय, लेकिन ईवीएम पर ही ऐतराज क्यों? दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी या चूक नहीं है, कोई भी। हमने देखा है हमारे देश में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे साइबर अटैक होता है, उसे हैक करने की कोशिश होती है और किया भी गया है 2018 में। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी साइबर अटैक्स हुए हैं। तो कोई भी तकनीक अचूक नहीं है महोदय। दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली प्रणालियां भी हैक हुई हैं, तो ईवीएम को अवैध कहना तकनीकी रूप से सही नहीं लगता महोदय। ईवीएम पर सवाल लोकतंत्र को कमजोर नहीं, मजबूत करता है। अगर वोटर कहे कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो क्या आप उसे अपराध मानेंगे? अगर वोटर कहेगा कि मेरे पास सब कागजात हैं और आप मेरा वोट डिलीट कर रहे हैं, तो उसे क्या आप अपराध मानेंगे? नहीं महोदय। ईवीएम को बचाने से ज्यादा जरूरी है जनता के भरोसे को लोकतंत्र में बचाना, और जनता का भरोसा किसी मशीन में नहीं, निष्पक्ष प्रक्रिया और प्रणाली से ही संभव है। जब वोट कागज पे दिखता है तो गिनती में कागज क्यों नहीं? हम 5% मिलान भरोसा नहीं देता, 100% मिलान ही भरोसा देगा। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पारदर्शिता नहीं दे रही, और लोकतंत्र पारदर्शिता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम चुप रहेंगे तो सर मशीन जीत जाएगी, और हम बोलेंगे तो लोकतंत्र जीतेगा। अगर कहीं कोई शक है तो हम सबको बिल्कुल बोलना चाहिए, निडर होकर बोलना चाहिए। जब वोट की प्रक्रिया ही संदेहों से घिरी हो, तो लोकतंत्र की आवाज साफ कैसे सुनाई देगी? महोदय, मशीन जीत जाए और हमारा मतदाता यानी मानव हार जाए, तो ये लोकतंत्र और मानवता दोनों के लिए खतरनाक है। महोदय, मानव ने मशीन बनाई है, मशीन ने मानव नहीं बनाया। मतदाता मशीन से बड़ा होता है, और बिना मतदाता लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। जनता को इलेक्शन चाहिए महोदय, सिलेक्शन नहीं चाहिए। महोदय, कई कामयाब और लोकतांत्रिक विचारधारा का सम्मान करने वाले विकसित देश पारदर्शिता के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अस्वीकार किया है, और चुनाव सुधारों के लिए महोदय निष्पक्षता दिखानी पड़ती है, सिर्फ कहना ही काफी नहीं होता। रेफरी अगर नियम पूछने पर नाराज हो जाए तो मैच के नतीजों पर सवाल उठाना लाजमी है। दुनिया के अधिकांश लोकतंत्र अब बैलेट पेपर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सत्यापन योग्य है और भरोसेमंद होता है और जनता को दिखता भी है। महोदय, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चुनावी सुधार में कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। चुनाव सुधार यह उस लोकतांत्रिक संस्कृति का आधार है जो नागरिकों को विश्वास दिलाती है कि सत्ता उनकी इच्छा का प्रतिबिंब है, न कि धन, शक्ति और प्रभाव का परिणाम। भारत को चुनावी सुधारों की एक नई पीढ़ी की जरूरत है। ऐसे सुधार जो चुनाव आयोग को और मजबूत करे, राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाए, धन बल की अंधेरी सुरंगों को रोशन करे और मतदाता के विश्वास को पुनः केंद्र में स्थापित करे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है, और चुनाव सुधार वही रास्ता है जो इस विश्वास को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।